हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसे संयोजन यौगिकों के आबंधन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग बात करेंगे उपसे संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण और रंग के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले उपसे संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण। देखिए बच्चों, उपसे संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी के द्वारा की जा सकती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, जो उपसे संयोजन यौगिक होते हैं उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी के द्वारा की जा सकती है। आगे देखिए, इनके चुंबकीय आघूर्ण के मानों की सहायता से इनकी ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। और देखिए, जो इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान होते हैं उनकी सहायता से इन उपसे संयोजन यौगिकों की ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है? आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्णों के मान चुंबकीय प्रवृत्ति के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। धातु आयन जिनके डी कक्षक का विन्यास D1 से D3 तक होता है, जैसे देखिए टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+ तथा क्रोमियम 3+। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, धातु आयन जिनके डी कक्षक का विन्यास D1 से D3 तक होता है, जैसे टाइटेनियम 3+ की बात करें तो टाइटेनियम 3+ का विन्यास क्या होता है? D1। ठीक है। वैनेडियम 3+ की बात करें, इसका विन्यास होता है D2 तथा क्रोमियम 3+ की बात करें, इसका विन्यास क्या होता है? D3। ठीक है। तो इनमें 4s तथा 4p कक्षकों के साथ दो रिक्त डी कक्षक अष्टफलकीय संकरण हेतु उपलब्ध होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अतः इन स्वतंत्र आयनों तथा इनके संकुलों का चुंबकीय व्यवहार समान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, D1, D2 तथा D3 इन तीनों डी कक्षकों के विन्यास के लिए, यानी ऐसे धातु आयन जिनके की डी कक्षक का विन्यास D1, D2 या D3 होता है, तो उनके स्वतंत्र आयन का या इनके संकुल का जो चुंबकीय व्यवहार होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? आगे देखिए, जब धातु में 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जब किसी भी धातु की हम बात कर रहे हैं या धातु आयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अष्टफलकीय संकरण हेतु आवश्यक 2 3D कक्षक सीधे उपलब्ध नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, हुंड के नियमानुसार। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जब धातु में 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अष्टफलकीय संकरण के लिए आवश्यक 2 3D कक्षक हमें सीधे उपलब्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार D4, D5 तथा D6, देखिए ध्यान दीजिएगा, D4 जैसे Mn3+ यानी मैग्नीज 3+ की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D4। इस तरीके से आयरन 3+ की हम लोग बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D5 तथा कोबाल्ट 3+ की हम लोग बात करें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? D6। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार D4, D5 तथा D6 के लिए 2 रिक्त डी कक्षक केवल 3D इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने से प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने वाली बात है कि D4, D5 तथा D6 अगर इस तरीके का विन्यास होता है तो जो 2 रिक्त डी कक्षक प्राप्त होते हैं वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं? 3D इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने से प्राप्त होते हैं, जिससे क्रमशः 2, 1 व 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जिससे होता क्या है? 2, 1 व 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर D4 विन्यास होता है और अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो वहाँ पे देखिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इस तरीके से अगर हम D5 विन्यास की बात करें कि D5 विन्यास है और अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो वहाँ पे 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है, और अगर D6 विन्यास है और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो वहाँ पे 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब होता है? जब वहाँ पे कोई प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखिए, D6 विन्यास युक्त आयनों के उपसे संयोजन यौगिकों में विशेष परिस्थितियों में चुंबकीय आघूर्णों का मान अधिकतम चक्रण युग्मन से मेल खाते हैं, लेकिन D4 तथा D5 विन्यास युक्त आयनों के संकुल क्या होते हैं? जटिल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए,
ये देखिए बेटा, ये कोई संकुल आयन हमें दिया हुआ है Mn ब्रैकेट में Cn6 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 3-, यानी हमें कोई ऋणात्मक संकुल दिया हुआ है। और इस संकुल में देखिए, इस संकुल में जो मैग्नीज है Mn है वो 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, देखिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3d4। तो देखिए ये जो आयन है, जो संकुल आयन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान है, यानी इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है। जबकि MnCl6 3-, यानी अगर इस संकुल आयन की बात करें तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान है। देखिए बच्चों, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई यहाँ पे हमें 2 संकुल दिए गए हैं, एक तो दिया गया है MnCN6 3-, और दूसरा दिया गया है MnCl6 3-। और देखिए बच्चों, इन दोनों संकुलों की हम लोग बात करें तो इन दोनों संकुलों में ही जो मैग्नीज है Mn, जो मैग्नीज है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3d4 है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लिगेंड है साइनो, यानी जो साइनाइड लिगेंड है वो कैसा लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। जबकि यहाँ पे जो लिगेंड है क्लोरीन, ये कैसा होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, और इसीलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है 3d4, यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन नहीं होता है। और इसी कारण से ये जो यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कि ये जो संकुल आयन है इसका चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। इसी तरीके से देखिए हमें ये एक और संकुल दिया गया है FeCN6 3-, यानी ये संकुल आयन हमें दिया हुआ है ऋणात्मक संकुल। इसमें देखिए आयरन Fe3+, यानी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3d5। तो देखिए इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि FeF6 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3-, यानी अगर इस संकुल आयन की बात करें तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। तो देखिए बच्चों, इसका कारण भी यही है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे आयरन के 2 संकुल दिए गए हैं, एक तो दिया गया है FeCN6 3-, ठीक है, और दूसरा हमें संकुल दिया गया है FeF6 3-। ये हमें 2 संकुल दिए गए हैं। देखिए एक संकुल ये है और एक ये है, यानी ये हमें कोई ऋणात्मक संकुल आयन दिए गए हैं। और इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो दोनों में ही आयरन 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, और इन दोनों ही परिस्थिति में जो विन्यास है, यानी आयरन 3+ का जो विन्यास है वो क्या है 3d5 और इसमें भी क्या है 3d5। क्लियर है। लेकिन देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे तो लिगेंड कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और यहाँ पे देखिए जो ये फ्लोरीन है, यानी जो फ्लोरो है हमारा जो लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, जो 3d5 जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और इसी कारण से ये जो हमारा ये वाला जो संकुल आयन है इसका चुंबकीय आघूर्ण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या हम बोल सकते हैं कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बराबर इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। भाई इसमें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए हमें एक और संकुल आयन दिया गया है। देखिए COF6 और इस संकुल पे आवेश है 3-, यानी ये एक और हमें ऋणात्मक संकुल दिया गया है। और देखिए यह 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अनुचुंबकीय संकुल आयन है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमें संकुल आयन दिया गया है ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अनुचुंबकीय संकुल आयन है। भाई अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। जबकि देखिए, जबकि C2O4 और ये ब्रैकेट के बाहर 3 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 3-, यानी ये हमें एक और संकुल दिया गया है, और ये संकुल कैसा है, प्रतिचुंबकीय होता है। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करिए कि ये हमें दोनों ही कोबाल्ट के संकुल दिए गए हैं। ये भी कोई ऋणात्मक संकुल है और ये भी कोई ऋणात्मक संकुल है।
यानी ये दोनों हमें कोई संकुल आयन दिए गए हैं। और अगर ध्यान से देखें तो इस संकुल को आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो लिगेंड है कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और इसमें जो ये लिगेंड है ये कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। यानी क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, यानी इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए ये कैसा होगा, अणुचुंबकीय। कैसा होगा, अणुचुंबकीय। जबकि इसकी बात करें, इस संकुल की बात करें तो ये संकुल हमारा कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, इन सभी की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल के आधार पर की जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमने ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या की, तो ये गुणों की व्याख्या किससे की जा सकती है, वीबीटी के द्वारा, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। और साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा संकुल है वो आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है। और इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि आंतरिक कक्षक संकुलों का निर्माण कब होता है और बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण कब होता है, और इसी के आधार पे हम चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इस आधार पर देखिए, इस आधार पर ये एक संकुल आयन है MnCN6 और इस पूरे पे आवेश है 3- FeCN6 इस पूरे पे आवेश है 3- तथा C2O4 3 है, 3 बार है, और इस पूरे पे आवेश है 3-। तो देखिए इस आधार पर ये तीनों संकुल कैसे हैं, आंतरिक कक्षक संकुल है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो तीनों संकुल हमें दिए गए हैं ये तीनों संकुल आयन कैसे हैं, आंतरिक कक्षक संकुल है। और इसका कारण हमें पता है क्योंकि इसमें संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, और आंतरिक डी कक्षक भाग इसलिए लेते हैं क्योंकि इन तीनों में ही उपस्थित लिगेंड कैसे है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो देखिए जो ये तीनों हमारे संकुल है ये आंतरिक कक्षक संकुल है, और इनमें कैसा संकरण है, D2sp3। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, इनमें D2sp3 संकरण पाया जाता है, यानी आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, इसीलिए कैसे हुए ये आंतरिक कक्षक संकुल। क्लियर है। आगे देखिए, इनमें से प्रथम 2 संकुल अणुचुंबकीय तथा तीसरा प्रतिचुंबकीय है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, अगर हम इन दोनों संकुलों की बात करें, जो प्रथम 2 संकुलों की बात करें, तो ये दोनों संकुल तो हमारे क्या है, अणुचुंबकीय। और अणुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन हो जाता है उसके बाद भी वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह जाते हैं। जबकि इस संकुल की हम लोग बात करें तो ये संकुल प्रतिचुंबकीय है। कैसा है ये, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। क्लियर है। जबकि देखिए, जबकि MnCl6 3- यानी ये वाला संकुल, COF6 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 3- तथा FeF6 और इस पूरे पे आवेश है 3-, यानी ये जो तीनों संकुल है ये तीनों संकुल कैसे है, बाह्य कक्षक संकुल है। और देखिए बाह्य कक्षक संकुल क्यों है, क्योंकि इन तीनों में उपस्थित लिगेंड ही दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। और देखिए इनमें कौन सा संकरण होता है, sp3d2, यानी इसमें बाहर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। ठीक है। तथा ये सभी अणुचुंबकीय हैं। देखिए जो ये है हमारे तीनों संकुल आयन, ये तीनों संकुल आयन कैसे होंगे, हमारे अणुचुंबकीय होंगे और बाह्य कक्षक संकुल होंगे। क्लियर है। जिनमें क्रमशः 4, 4, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए बच्चों ये अणुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और देखिए इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसकी बात की जाए इसमें भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैग्नीज +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है। इसकी हम लोग बात करें, इसमें देखिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, और इसकी हम लोग बात करें तो इसमें आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। क्लियर है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4, इसमें भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5।
क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये चुंबकीय गुण आपको समझ में आए होंगे। और देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर मान लीजिए किसी भी संकुल की हम लोग बात करें और संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, चाहे एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वो संकुल हमारा कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। और यदि किसी संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है तो वो संकुल हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। और देखिए इस तरीके से हम संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हमारे उपसे संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा और इनकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए उपसह संयोजन यौगिकों के रंग। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे उपसह संयोजन यौगिकों के रंग के बारे में। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रतिदर्श में से गुजारा जाता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, अतः इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश श्वेत नहीं होता तथा अवशोषित रंग का पूरक रंग ही संकुल का क्या होता है, रंग होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जब सफेद प्रकाश को, या हम बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश को, किसी प्रतिदर्श में से या किसी संकुल में से गुजारा जाता है तो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अब बाहर निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो श्वेत नहीं होता है, और जो अवशोषित रंग है, यानी जो रंग अवशोषित किया गया है, उसका पूरक रंग ही संकुल का क्या होता है, रंग होता है। क्लियर है। आगे देखिए, यह पूरक रंग अवशेष तरंग दैर्घ्य द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे संकुल द्वारा हरा रंग अवशोषित होने पर पदार्थ लाल रंग का दिखाई देता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि अगर किसी भी संकुल के द्वारा हरे रंग का अवशोषण कर लिया जाता है तो वो पदार्थ हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। यानी देखिए बच्चों, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई है कि कोई भी पदार्थ, या हम बात करें किसी भी संकुल की, तो संकुल श्वेत प्रकाश के जिस रंग को अवशोषित करता है उसका पूरक रंग ही उसका क्या होगा, रंग होगा। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा उपसह संयोजन यौगिकों के रंग की व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए बच्चों, किसी भी संकुल यौगिक के अगर हम रंग की बात करें तो उसके रंग की व्याख्या CFT के द्वारा, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा हम रंग की व्याख्या कर सकते हैं। और देखिए समझने की कोशिश करिए। इसके लिए बैंगनी संकुल, देखिए बैंगनी संकुल है ये हमारा टाइटेनियम का Ti, और ये देखिए ब्रैकेट में H2O6 3+, यानी ये कोई धनात्मक संकुल है। इसका हम उदाहरण लेते हैं, यानी इस संकुल की सहायता से हम रंग को समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी उपसह संयोजन यौगिकों का रंग होता है। तो देखिए, अगर हम इस संकुल की बात करें तो देखिए यह एक अष्टफलकीय संकुल है। देखिए बच्चों, ये कैसा संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है जिसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई जो हमें ये संकुल दिया हुआ है, अगर हम इस संकुल की बात करें, देखिए अगर हम इस संकुल की बात करें तो इसमें जो टाइटेनियम होता है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D1। क्लियर है। तो देखिए यह एक अष्टफलकीय संकुल है जिसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ठीक है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D1। भाई मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 है। अरे भाई हमें पता है टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, देखिए 22 नंबर पे आता है ना ये, तो इसका विन्यास क्या होगा, इसका अंतिम विन्यास होगा 3D2 4s2। क्लियर है। और हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम +3 की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यानी टाइटेनियम +3 की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D1। क्लियर है। तो इस यहाँ पे देखिए इस संकुल आयन की हम लोग बात करें, इस धनात्मक संकुल की हम लोग बात करें तो देखिए इसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D1। ठीक है, आगे देखिए। टाइटेनियम 3+ के D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन संकुल की निम्नतम ऊर्जा अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक में है तथा Eg कक्षक रिक्त है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि टाइटेनियम 3+ के जो D कक्षक का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, वो निम्नतर ऊर्जा अवस्था यानी T2G में होता है। किस में होता है, T2G में होता है, और Eg क्या होता है, रिक्त होता है। और देखिए बच्चों ये हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि जब किसी भी धातु
धातु आयन के पास में जब लिगेंड आते हैं तो जो धातु आयन के डी कक्षक है उनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटेनियम 3+ है, देखिए जो टाइटेनियम 3+ है इसमें भी यही होगा। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी क्या होगा, जो डी कक्षक है, देखिए जो डी कक्षक है और हमें पता है कि इसका विन्यास क्या है, D1। भाई जो टाइटेनियम 3+ है इसका विन्यास क्या है, 3D1 है, यानी डी में एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही टाइटेनियम 3+ के पास में जल के अणु आएंगे यानी लिगेंड आएंगे तो इन डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। उच्च ऊर्जा के तो हो जाएंगे Eg कक्षक और निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे T2G कक्षक। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये उच्च ऊर्जा के तो हो गए Eg और ये निम्न ऊर्जा के क्या हो गए, T2G कक्षक हो गए। क्लियर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये किस में है, T2G में। ठीक है, तो क्या है देखिए, यानी टाइटेनियम 3+ के डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन संकुल की निम्नतम ऊर्जा अवस्था यानी T2G कक्षक में है और Eg कक्षक कैसे है, रिक्त है। क्लियर है, यदि संकुल, देखिए समझिएगा, यदि संकुल पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है, देखिए बच्चों अगर ये क्या कर रहा है, प्रकाश का अवशोषण, और देखिए कौन से प्रकाश का, पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अगर अवशोषण करता है तो यह इलेक्ट्रॉन, देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है वो T2G से Eg कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि भाई जैसे ही ये प्रकाश का अवशोषण करता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना T2G में, ये एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर कहाँ चल जाता है, ये इस Eg में चला जाता है। भाई ये यहाँ पे था पहले तो, ठीक है, जैसे प्रकाश का अवशोषण किया अभी किस में आ गया, Eg में आ गया। ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन अब Eg में आ गया, अब ये T2G कक्षक क्या हो गए, खाली हो गए। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए T2G1 Eg0, देखिए बच्चों समझिए, भाई अगर हम अवशोषण से पहले की बात करें, जब प्रकाश का अवशोषण नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए हम ये लिख सकते हैं ना, T2G1 Eg0। भाई हमने क्या देखा, भाई जब निम्नतर ऊर्जा अवस्था होती है तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो T2G में होता है, हमने पढ़ा भी। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई हमने क्या पढ़ा कि जब निम्नतर ऊर्जा अवस्था होती है तो डी कक्षक का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, T2G में होता है। क्लियर है, यानी मैं क्या लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, T2G1 Eg0। क्लियर है, लिख सकती हूँ। लेकिन जैसे ही इसने ऊर्जा का अवशोषण किया, देखिए समझने की कोशिश करिए, जैसे ही इसने ऊर्जा का अवशोषण किया, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो समझिएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उत्तेजित हो गया और यहाँ से ये कहाँ आ गया, Eg में आ गया। ठीक है, यानी अब ये कक्षक क्या हो गए, खाली, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, T2G तो हो गया 0 और Eg हो गया 1। क्लियर है, आया बच्चों आपको समझ में। अरे भाई अगर हम निम्नतर ऊर्जा अवस्था की बात करें या अवशोषण से पहले की बात करें, यानी जब प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है तो उस समय जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, 3D1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, T2G में होता है। क्लियर है, T2G में होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा T2G1 Eg0। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश का अवशोषण करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर Eg में आ जाता है, उच्च ऊर्जा के कक्षक में आ जाता है और अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है T2G0 Eg1। ठीक है, तो देखिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि संकुल पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है तो यह इलेक्ट्रॉन T2G से Eg कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। तो देखिए अब क्या हुआ, T2G1 Eg0 से किस में आ गया, ये T2G0 Eg1। ठीक है, यानी पहले T2G में एक इलेक्ट्रॉन था और वो किस में आ गया, Eg में आ गया, Eg1 हो गया। ठीक है, जिससे देखिए समझिए, जिससे संकुल बैंगनी दिखाई देता है। संकुल कैसा दिखाई देता है, बैंगनी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण होता है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ही तो हो रहा है। निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है और इस संक्रमण को नाम दिया जाता है DD संक्रमण। क्या बोलते हैं हम इसे, DD संक्रमण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो उपसय संयोजन यौगिकों का रंग होता है वो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण होता है। और देखिए डी कक्षकों का T2G
तथा Eg कक्षकों में विपाटन लिगेंड जैसे H2O की उपस्थिति में ही होता है। ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई, हमने पढ़ा है ना CFT थ्योरी में कि जैसे ही किसी भी धातु परमाणु के पास में या धातु आयन के पास में लिगेंड आते हैं तो उनके D कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अतः TiH2O6 यानी जो संकुल है इसको गर्म करने पर H2O अणुओं के निकल जाने के कारण यह रंगहीन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस संकुल को जब गर्म किया जाता है तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और ये कैसा हो जाता है, रंगहीन। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार अजलीय CuSO4 श्वेत होता है परंतु CuSO4.5H2O नीले रंग का होता है। देखिए बच्चों, इसीलिए क्या होता है, जो अजलीय CuSO4 है वो श्वेत होता है जबकि CuSO4.5H2O कैसा होता है, नीले रंग का। ठीक है, तो देखिए आगे, विभिन्न रत्नों के रंग तथा कारण। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते हैं उनके रंग को और उसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए माणिक्य, देखिए बच्चों माणिक्य को बोलते हैं रूबी। तो देखिए माणिक्य लगभग 0.5 से 1% क्रोमियम 3+ आयन युक्त Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो माणिक्य है यानी रूबी वो क्या होता है, 0.5 से 1% क्रोमियम 3+ आयन युक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं एल्यूमिनियम 3+ के स्थान पर क्रोमियम 3+ आयन अव्यवस्थित रूप में स्थित होते हैं। अर्थात एल्यूमिना के जालक में, देखिए समझने की कोशिश करिए, एल्यूमिना के जालक में समावेशित अष्टफलकीय क्रोमियम थर्ड संकुल के रूप में पाया जाता है। क्लियर है, और देखिए जो माणिक्य है रूबी वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, 0.5 से 1% क्रोमियम 3+ आयन युक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जिसमें एल्यूमिनियम 3+ के स्थान पर यानी कहीं कहीं एल्यूमिनियम 3+ के स्थान पर क्रोमियम 3+ आयन अव्यवस्थित रूप से स्थित होते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, इन केंद्रों पर डीडी संक्रमण के कारण ही इनमें रंग उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, इसमें रंग उत्पन्न क्यों होता है, डीडी संक्रमण के कारण। क्लियर है, आगे देखिए, पन्ना में, देखिए बच्चों पन्ना है, पन्ना हरे रंग का होता है। तो देखिए पन्ना में क्रोमियम 3+ आयन बेरिल खनिज, देखिए बेरिल खनिज होता है Br3 यानी Br3 Al यानी एल्यूमिनियम 2 Si6 और O18 ये होता है बेरिल खनिज। तो पन्ना में क्रोमियम 3+ आयन बेरिल खनिज में अष्टफलकीय स्थानों पर स्थित होते हैं। पन्ना का पीला, लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए पन्ने से हरे रंग के क्षेत्र वाला प्रकाश प्रसारित होता है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। देखिए बच्चों, अब हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से उपसह संयोजन यौगिकों का बनना, उनकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से हो जाती है। फिर भी इसमें निम्नलिखित कमियां हैं। तो देखिए बच्चों क्या क्या कमियां हैं। पहली देखिए, इसमें लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए जबकि वे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, यह सिद्धांत स्थिर विद्युत मॉडल पर आधारित है जिसके अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होते हैं। देखिए बच्चों, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। जो CFT थ्योरी है, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि यह सिद्धांत स्थिर विद्युत मॉडल पर आधारित है जिसके अनुसार ये माना गया है कि धातु और लिगेंड के बीच में आयनिक बंध होता है। क्लियर है। तीसरा देखिए, इससे केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बंध के सह संयोजक गुण की व्याख्या नहीं होती। ठीक है, और चौथा देखिए, चौथी कमी क्या है, लिगेंडों की प्रबलता की व्याख्या नहीं होती है।
क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। और देखिए आज हम लोगों ने चुंबकीय गुणों के बारे में और रंग के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए बच्चों, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग धातु कार्बोनिलों में आबंधन के बारे में और उपसे संयोजन यौगिकों के महत्व व अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।